नमस्कार दोस्तों, एडवांस अकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं आपके साथ राहुल। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारी आज की जो क्लास शुरू होने वाली है वो आधुनिक भारत तथा मॉडर्न इंडिया की स्टार्टिंग होने वाली है। आपको बड़े ध्यान से समझना है कि मॉडर्न इंडिया में हमारी स्टार्टिंग कहां से होगी। देखो, मॉडर्न इंडिया को हम कंप्लीटली इसमें कहते हैं कि कंप्लीटली पढ़ेंगे, जिसमें हमें एक एक टारगेट पढ़ना होगा। हमारा जो एग्जाम टारगेट होगा, हमें ध्यान रखना होगा कि किसी भी कंपटीशन में मॉडर्न इंडिया से यदि कोई क्वेश्चन आता है तो वो किसी भी तरीके से क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए। हमें उस लेवल से अपनी तैयारी को धार देनी है। हमारे ये क्लास यूपीएसआई, यूपी पुलिस, आरओ, एआरओ, लेखपाल अन्य पेपर के लिए जहां जहां भी इतिहास आता है आपके लिए बहुत सफलता होगी। बहुत ही ये क्लास बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी। तो स्टार्ट कर। देखो, आधुनिक भारत के लिए सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा कि मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या क्या और किस प्रकार से आपको पढ़ाने वाला हूं। देखो ध्यान सुना, आधुनिक भारत की यदि हम स्टार्टिंग करेंगे तो हमें समझना होगा कि हमें देखना होगा कि मॉडर्न इंडिया में जब मुगल वंश चल रहा था, हमारे इंडिया में कौन सा वंश चल रहा था? मुगल वंश। तो मुगल वंश के बाद हमारे भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ है। तो अंग्रेजों के साथ में हमने देखा है कि अंग्रेजों के साथ में बहुत सारी यूरोपीय कंपनी हमारे भारत में आई है, यूरोपीय कंपनियां। तो इन यूरोपीय कंपनियों ने हमारे भारत में बहुत ज्यादा शासन किया है। हमारे देश की व्यवस्था को, चाहे आर्थिक व्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था हो, राजनीतिक व्यवस्था हो, हर प्रकार की व्यवस्था को इन्होंने हमारे भारत में चेंज करने का प्रयास किया है। तो हमें पढ़ना होगा पहले अपने भारत की कंपनियां। क्या वो पढ़नी होगी? कंपनियां पढ़ेंगे, यूरोपीय कंपनी। यूरोपीय कंपनी के साथ में हमें देखना होगा कि भारत में जो ये यूरोपीय कंपनी आई है, इन्होंने हमारे भारत में कौन कौन से परिवर्तन किए हैं। सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, और उस परिवर्तन के सापेक्ष में हमारे देश में अनेक आंदोलन हुए हैं। तो हमारा दूसरा टॉपिक महत्वपूर्ण आंदोलन से होगा। ठीक है, महत्वपूर्ण आंदोलन। पहला टॉपिक महत्वपूर्ण कंपनियों से होगा, तो दूसरा महत्वपूर्ण आंदोलन से होगा। हमें इसमें सभी प्रकार के आंदोलन पढ़ने होंगे, चाहे कोई सामाजिक आंदोलन हो, चाहे कोई आर्थिक आंदोलन हो, चाहे कोई कृषि संबंधित आंदोलन हो, चाहे हमारे देश के निम्न तबके का, गरीबी का, कि एससी एसटी का कोई आंदोलन होगा, हमें वो आंदोलन भी अच्छे से पढ़ना होगा। तीसरा महत्वपूर्ण हमें देखना होगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हमारे भारत में किस प्रकार किया है, किस प्रकार से उसका जन्म हुआ था, और उसने देश की आजादी के लिए कौन कौन सी लड़ाई लड़ी है। उसके बाद हमें देखना होगा कि हमारे भारत में कांग्रेस के नेतृत्व में और गांधी जी के नेतृत्व में, कहते हैं कि गांधी युग हमारे भारत में चलेगा, और गांधी युग के तीनों फैक्टर हमें पढ़ने होंगे बहुत अच्छे से। और उसी के सापेक्ष में हमें देखना होगा लास्ट में कि हमारे देश का जो विकास है, हमारे देश में जो हमारी स्वतंत्र प्राप्ति हुई है 1947 के बाद, हमारे भारत की स्थिति क्या हो चुकी है। 1947 के बाद हमारे भारत की स्थिति क्या है, तो हमें सभी पहलुओं पे ध्यान से पढ़ना होगा। तो हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा, आप देखना कि आधुनिक भारत में जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ है, हम यहां से स्टार्ट करेंगे। देखो, अपने आप में जो आंदोलन होंगे वो बहुत बड़ा टॉपिक होगा, जैसे सामाजिक आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन, धार्मिक आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, ये बहुत बड़ा है। और इसी आंदोलन में आएगा जैसे 1857 क्रांति वाले आंदोलन, देश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन, सभी आंदोलनों की हम पार्ट पर बात करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो आज का टॉपिक रहेगा भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो स्टार्ट करते हैं। तो अपना टॉपिक लिख लीजिए, पहले टॉपिक को बहुत अच्छे से नोट तैयार कीजिए, और एक तरीके से आप यदि पेपर टाइम पे से रिवीजन करके भी जाते हो तो आप सफलता पाने के अच्छे रहोगे। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या टॉपिक है? भारत में यूरोपियन यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में जो यूरोपीय कंपनी आई है, ये आई क्यों है, ये आई कब थी, इनका क्या कारण था। देखो, सबसे पहले हमें देखना होगा किसी भी चीज का कारण, कि जो हम पढ़ने वाले हैं इसका कारण क्यों है, क्या कारण है कि ये इन्हें हमारे भारत में आना पड़ा। देखो, इन्होंने परिवर्तन करा या नहीं करा वो बात होती है बात की, लेकिन क्या कारण है इन्हें हमारे भारत में आना पड़ा, बात समझते। देखो, आपको समझना कि एक महाद्वीप पड़ता है, जिस महाद्वीप का नाम आप जानते हो, अफ्रीका। कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ये अफ्रीका महाद्वीप को हम मान लेंगे। तो हमें समझना होगा कि अफ्रीका महाद्वीप के जस्ट नॉर्थ में एक सागर है, भूमध्य सागर। कौन सा सागर है? भूमध्य सागर। और भूमध्य सागर से यहां से जुड़ा हुआ है सिनाई प्रायद्वीप की, देखिएगा, अरब प्रायद्वीप, और अरब के बाद इराक, ईरान, पाकिस्तान, और हमारे इंडिया इधर आ जाता है। बात समझ में आइए, इराक, ईरान और इंडिया हमारा इधर आ जाता है। देखो, बात करते रहेंगे ध्यान से। कहते हैं
कि यहां पर जो ये सागर है इसका नाम है लाल सागर। क्या नाम है इसका? लाल सागर। ये जो है ये है अरब सागर। ठीक, ये जगह है अफगानिस्तान। कौन सा? अफगानिस्तान। इधर जगह है ईरान, इराक पड़ता है, और ये पड़ता है पूरा अरब प्रायद्वीप, जिसे मैंने लिखा अरब। ये पूरा क्षेत्र देखो, कहते हैं कि ये पड़ेगा इधर यूरोप महाद्वीप। कहते हैं कि यूरोप वासी हमारे देश में प्राचीन काल से हमारे उनसे अच्छे संबंधित थे। कितने अच्छे संबंध थे इस बात का अंदाजा लगाओ कि सिकंदर महान जैसे व्यक्ति हमारे भारत में आ चुके थे। देखा जाए तो सिकंदर जब हमारे भारत में आया था तो वो ईसा पूर्व से पहले की बात है। लगभग 305 ईसा पूर्व में कहते हैं कि जब हमारे चंद्रगुप्त मौर्य राजा था उस समय उनका और हमारे यूरोप वालों का अच्छा कनेक्शन था। ठीक है, तो कई बार आया। तो बड़ी बात यह है कि यूरोप से आने वालों के लिए दरवाजे तो हमारे यहाँ पहले से ही खुले थे। उनके दो रास्ते थे, वो यहां से चले यूरोप से तुर्की के रास्ते, अरब के रास्ते, इराक, ईरान, अफगानिस्तान के रास्ते खेवा दर्रे से भारत में प्रवेश करते थे। दूसरा रास्ता उनका आने का था कि यहां से चले भूमध्य सागर आए, लाल सागर आए, अरब सागर से होते हुए भारत में आते थे। और वो आते क्यों थे उसके एक पीछे वजह थी बेटा। हमारा जो दक्षिण एशिया है ये गरम मसालों के लिए बड़ा फेमस था, गरम मसालों के लिए। और गरम मसाले आपको पता है कि यूरोप में सर्दी पड़ती है तो उन्हें चाहिए गरम मसाले, और गरम मसाले मिलेंगे उन्हें इंडिया में, गरम मसाले मिलेंगे उन्हें इंडिया में, तो उन्हें भारत में आना था। और वो आते थे, प्राचीन समय से उनका व्यापार हमारे देश के साथ होता था। लेकिन फिर क्या एक हुआ, अचानक से हुआ ऐसा कि इस क्षेत्र में एक राजा बन गया, एक सल्तनत आ गई, जिस सल्तनत का नाम था कुस्तुतुनिया सल्तनत। इसे कुस्तुतुनिया या उस्मानिया सल्तनत बोल देते हैं। ये सल्तनत आ गई और इस सल्तनत ने कहा कि कोई भी व्यापारी जो कि भारत से आ रहा है, यूरोप जा रहा है, मेरे क्षेत्र से होकर नहीं जाएगा। तो अब यूरोप वासियों के लिए दिक्कत ये थी कि इनके पास जो रास्ता था ना वो यही सल्तनत थी। तो इन्हें ऐसा लगा कि अब हमें भारत जाना है। देखो ये क्यों जाना चाहते थे? भारत में गर्म मसालों के लिए, भारत में गर्म मसालों के लिए आना जाना चाहते थे। लेकिन बड़ी बात यह हुई कि इस राजा ने कहा कि बिल्कुल नहीं जाने दूंगा मैं आपको अपने क्षेत्र से। तो बेचारे मजबूर हुए। इन्होंने मजबूरी में एक व्यक्ति को भेजा कि तू भारत की खोज कर। उसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। और इस कोलंबस नाम के व्यक्ति ने कहते हैं कि भारत की जगह अमेरिका की खोज कर दी। किसी को खोज कर दी? अमेरिका, जिसे यूएसए बोलते हैं। ठीक है, तो यूएसए की नहीं खोज करी है, अमेरिका की खोज करी है, अमेरिका महाद्वीप की खोज करी है। कभी अमेरिका मत बोल देना आप। लो मैं इसे काट देता हूं तो ध्यान चाहिए, इसने की है अमेरिका की खोज, अमेरिका की खोज, अमेरिका महाद्वीप की, क्योंकि ये वेस्ट इंडीज गया था पहली बार। फिर कहा जाता है कि एक व्यक्ति और खोज के लिए चला जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस, पहला व्यक्ति। दूसरा व्यक्ति से कहा कि भारत जा, तो कहता है यूरोप से गया और ऐसे घूम के ऐसे घूम के ऐसे घूम के पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगा के यहीं आ गया। वो कहता है कि मुझे तो भारत नहीं मिला। देखो भारत नहीं मिला, लेकिन एक क्वेश्चन तो वो बना गया क्या, कि नाव के माध्यम से पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगाने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति। तो ध्यान रखना उस पहले व्यक्ति का नाम रहा है मेगलन। क्या नाम है हमारा? है मेगलन। कहते कि एक तीसरा व्यक्ति जो कि यहां से चलता है यूरोप से भारत की खोज के लिए, उस व्यक्ति का नाम है बार्थोलोम्यो डियास। बार्थोलोम्यो डियास। भाई इस व्यक्ति से कहा है कि भारत जा और भारत के लिए रास्ता लेकर देखा कि भारत से हमें गर्म मसाले लाने हैं। तो कहा जाता है कि ये व्यक्ति बेचारा हमारे भारत में बहुत मेहनत करी किसने। कहते हैं कि यहां से चला वो, पहले यहां आया, फिर यहां से यहां आया, फिर यहां से यहां आया और फिर यहां आके रुक गया। कहा जाता है कि वो यहां से आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि आंधी और तूफान आ रहे थे। तो उसने इस अफ्रीका के अंतिम पॉइंट को एक नाम दिया, तो इसे तूफानी अंतरीप नाम दिया, तूफानी अंतरीप। और बेचारा वो आगे नहीं चल पाया, अंत। चलो कर लेते हैं अंतरीप अच्छे से। तूफानी अंतरीप नाम दिया और नाम देने के बाद वो वापस चला गया। जब वो वापस चला गया तो इसने भी खोज की अफ्रीका के लास्ट कोने की, तूफानी अंतरीप की, जिसे बोलते हैं कैप ऑफ गुड होप रूट। मैं बताऊंगा इसे अच्छे से लिखवाऊंगा भी, अभी समझो। कहते हैं अभी इस तरह समझो कि एक व्यक्ति आया, भारत में नहीं पहुंच पाया, वापस चला गया। फिर कहते हैं कि एक व्यक्ति यहां से चलता है, यहां से
पुर्तगाल देश पड़ता है। पहले वो पुर्तगाल से यहां आता है, फिर यहां पे आता है, फिर यहां आता है, फिर यहां होते हुए वो अरब प्रायद्वीप पहुंच जाता है। जैसे ही वो अरब प्रायद्वीप पहुंचता है तो अरब में अब्दुल मजीद नाम का एक गुजराती व्यक्ति से मिलता है। तो उस गुजराती व्यक्ति की सपोर्ट से कहते हैं कि वास्को डी गामा नाम का व्यक्ति पुर्तगाल से भारत में आया था। तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा मिलता है कि बताइए भारत की खोज किसने की है? समुद्री मार्ग की खोज की है उसने, उसका नाम है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा, ठीक है जी। जो वास्को डी गामा आया है, किस डेट को आया है? 20 मई 1498 को ये वास्को डी गामा भारत में आया है। चलिए 1498, 1498 को कहां पर आया है? ये कप कबडाबू बंदरगाह पर आया है। कप कडाबू बंदरगाह, कप कबाडू जो बंदरगाह है इसे हम बोलते हैं तमिल भाषा में कोझिकोड बंदरगाह, ठीक है। और ये कोझिकोड जो बंदरगाह है ये है कालीकट में। कहां है? कालीकट में। और कालीकट है पड़ता है केरल में। तो देखो ध्यान से पढ़ो, पढ़ ध्यान से कि भारत में आने वाला जिसने भारत की खोज की है वास्को डी गामा 20 मई को आया है। कपकड़ बंदरगाह पर आया। जब आया है तो इसका स्वागत किया है, ध्यान, इसका स्वागत कि आपका स्वागतम है अंग्रेज भारत में आ गए। कहते कि इसका स्वागत किया था हमारे देश के ही केरल के राजा समुद्री जमोरिन ने। समुद्री जमोरिन ने इसका स्वागत किया और कहते हैं कि ये काफी अच्छा व्यक्ति था। ये फारसी का भी अच्छा ज्ञाता था और ये अरबी भी अच्छी जानता था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और अंग्रेजी तो जानेगा ही जानेगा, वो भी कोई डाउट नहीं है। तो ये व्यक्ति भारत में आया। जब ये व्यक्ति आया तो इसका केवल एक ही टारगेट था कि किसी तरीके से भारत से मुझे गर्म मसाले लेके जाने हैं। तो कहते हैं कि इसने यहाँ के राजा समुद्री जमोरिन से कहा कि मुझे गर्म मसाले के चाहिए। कहते हैं कि समुद्री जमोरिन ने अरब के व्यापारियों के डर के, क्योंकि अरब के व्यापारी से ज्यादा माल खरीदते थे, तो उनके डर के मारे इसने इससे कहा कि हम तुम्हें व्यापार नहीं करने देंगे, हम तुम्हें मसाला नहीं देंगे। तो फिर भी कहते हैं कि वास्को डी गामा यहां से कुछ मसाले ले जाने में सफल रहा। यहां से वो काली मिर्च ले गया और जब वो काली मिर्च ले गया तो वो ले गया उसे यूरोप। तो कहते हैं यूरोप में बेचकर, यूरोप में बेचकर 60 गुना लाभ की प्राप्ति हुई। 60 गुना लाभ प्राप्त हुआ, ठीक है। और जैसे ही लाभ मिला तो बहुत सारे व्यक्ति सोचने लग गए कि हम भी भारत चलेंगे, हम भी भारत चलेंगे। और यूरोप के व्यक्तियों को सबको इससे प्रोत्साहन मिला कि हमें भारत चलना चाहिए। तो समझना चाहिए हमें पहले भारतीय खोज के लिए रखना है कि सबसे पहले हमारे देश में वास्को डी गामा आया है जिसने रास्ता खोजा है, और अब हमारे भारत में आने शुरू करेंगे। तो देखो समझते हैं, पूरी एक सीरीज है, ये कैसे कैसे आए हैं पहले समझते हैं। देखो ये बात समझ में आई बहुत अच्छे से, स्क्रीनशॉट लीजिए तेज स्पीड से। चलो देखते हैं। देखो तो कहते हैं कि हमारे भारत में जो सबसे पहली बार आया है यह यूरोपियों का आगमन, यूरोपियों का आगमन। आगमन मतलब कि यूरोपवासी कौन कौन आए हैं, समझ। देखो यूरोपियों के आगमन में सबसे पहले जो यूरोपवासी हमारे भारत में आए हैं आप समझ चुके हैं, वो आए हैं पुर्तगाली। पुर्तगालियों के बाद भारत में आने वाले हैं डच। डच के बाद भारत में आने वाले हैं अंग्रेज। अंग्रेज के बाद भारत में आने वाले हैं डेनिश। और डेनिश के बाद भारत में आने वाले हैं फ्रांसीसी। अब देखो इनकी ईयर पूछता है, तो वास्को डी गामा 1498 में आया है। कब आया है? 1498 में। तो पुर्तगाली हमारे भारत में 1498 में आए हैं। डच हमारे भारत में 1605 में पहली बार आए हैं। अंग्रेज 1608 में पहली बार आए हैं। और डेनिश ध्यान रखना, कभी मत बोल देना, 1620 में पहली बार आए हैं। और फ्रांसीसी 1668 में हमारे देश में पहली बार आए हैं, ठीक है। तो ये आने का क्रम है, पुर्तगाली कंपनियों के आने का, कंपनियों के नहीं व्यक्तियों के आने का क्रम, या कंपनियों के आने का क्रम। तो ये क्रम है, ये किसका है? व्यक्तियों के आने का क्रम है। ये व्यक्तियों के आने का क्रम। लेकिन अब यदि मैं बात करूं कि अंग्रेजों के द्वारा यूरोप से आई गई कंपनियों का क्रम बताइए, बेटा कंपनियों का क्रम बिल्कुल अलग है।
कंपनियों का क्रम। तो कंपनियों के क्रम में देखा जाए तो सबसे पहले डचों की आई थी, उसका नाम था डच ईस्ट इंडिया, सॉरी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। उसका नाम था एस्तादो इंडिया, एस्तादो द इंडिया, जिसे बोलते हैं पुर्तगाली कंपनी। तो पहले हमारे भारत में पुर्तगाली कंपनी आई, ठीक है। और पुर्तगाली जो कंपनी आई है हमारे इंडिया में आई है वो 1400, पता नहीं यार 1900 ही चल रहा है, 1498 में। कहते हैं कि इस कंपनी के, पुर्तगाली कंपनी के जस्ट भारत में तुरंत जो बाद आई वो बहुत ही महत्वपूर्ण कंपनी थी, उसका नाम अंग्रेजों की कंपनी, जिसे बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी हमारे भारत में स्थापित हो गई थी 1600 ईस्वी में, स्थापित हो गई थी, ये आने से पहले बन चुकी थी। यदि बात करें कि डच कंपनी की, तो डच कंपनी 1602 में बनी थी। जब बात करें डेनिश कंपनी की, तो डेनिश कंपनी 1616 में बनी थी। और बात करें फ्रांसीसी कंपनी की, तो फ्रांसीसी कंपनी 1664 में बन चुकी थी। तो ध्यान रखना होगा, ये कंपनियों को बहुत पूछता है कि कौन सी कंपनी कब बनी है। अब मैं आपको बताता हूं तो कारण क्या है बेटा, बड़े ध्यान समझना। देखो, जो अंग्रेज भारत में आए हैं उनका तो आने का क्रम अलग है। पहली बार पुर्तगाली हमारे भारत में कब आए हैं, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। आप कहोगे पुर्तगाली आए हैं 1498 में, डच 1605 में, अंग्रेज 1608 में, डेनिश 1620 में, फ्रांसीसी 1668 में। लेकिन जो कंपनियां हैं, जो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई कंपनियां हैं, उसमें पुर्तगाली कंपनी, देखो ये कंपनी बनी है, ये कंपनी बनाई गई है और ये बनाई गई है यूरोप में ही। हमारे देश में आने से पहले ये कंपनी बन चुकी थी इनकी। तो पुर्तगालियों की 1498 में, अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में, डेनिश 1616 में और फ्रांस 1664 में। अब यहां क्वेश्चन क्या गलत है, देखो डच पहले आ चुके थे अंग्रेज से, ये बात क्लियर है, लेकिन इनकी कंपनी जो है वो बाद में बनी है। डचों की कब बनी है, 1602 में। यहां बहुत सारे क्वेश्चन बच्चे बहुत सारी गलती कर देते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा, बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। हाँ जी, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी बात है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं, तो पहले अब जो पढ़ेंगे हम वो क्या पढ़ेंगे, पुर्तगाली पढ़ेंगे, पुर्तगालियों को पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। चलो इसकी जोड़ लीजिए तेज स्पीड से। चलो, तो आप जो हमारा टॉपिक रहेगा, आप ध्यान समझना, हमारा टॉपिक रहेगा पुर्तगाली। कौन जी, पुर्तगाली। तो पुर्तगाली कहां से आया है, पुर्तगाल देश से। पुर्तगाली कहां से आए हैं, पुर्तगाल देश से। तो ये आए कैसे कैसे वो समझते हैं, देखो बड़े ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। आपको पता चल चुकी है, इसमें भी कोई डाउट नहीं बची है कि पुर्तगालियों में आने वाला पहला व्यक्ति भारत में वास्को डी गामा था। कौन था भाई, वास्को डी गामा। यहां आपको दिख रहा होगा, पहला जो व्यक्ति है भारत में आने वाला, उसका नाम वास्को डी गामा था। कभी कभी याद आता है कि वास्को डी गामा को जो भारत में लेकर आया था तो किसकी सहायता से आया था, तो लिखना होगा कि अब्दुल मजीद, ये गुजराती व्यक्ति है, गुजराती पथ पृथक है, ये पथ पृथक, पथ का रास्ता बताने वाला, ऐसे लिख सकते हैं, पथ पृथक की सहायता से आए थे भाई, ये सहायता से, याद रखना होगा। तो गुजराती जो पथ पृथक है उनकी सहायता से वास्को डी गामा भारत में आए थे। अब देखो हमने ये देखा कंपनी, तो पुर्तगालियों में देखो पहला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, समझना कभी मत भूल जाना। यहां से हमेशा क्वेश्चन आता है बेटा, तुम भी समझो ध्यान से, यहां से हमेशा क्वेश्चन आता है। कैसे कैसे आता है समझते हैं, देखो ध्यान से। हाँ जी, वास्को डी गामा के बारे में पहले पढ़ते देखो। अब मैं इस वाले स्लाइड को यहां लगाऊंगा, वास्को डी गामा की, क्योंकि हमें वास्को डी गामा को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। देखो अब क्लियर है, वास्को डी गामा ने भारत की खोज करी है, लेकिन बड़ी बात यह है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज करी है। वास्को डी गामा को जब भारत भेजा था तो उस समय किसने भेजा था, शासक कौन थे उस समय पुर्तगाल के, कहते हैं कि उस समय जो पुर्तगाल शासक रहे हैं, पुर्तगाल शासक, उन पुर्तगाल शासक का नाम था मैनुअल प्रथम, मैनुअल प्रथम। जो इन्हें भेजा है उस समय के जो राजकुमार थे
उस राजकुमार ने इन्हें भेजा है। उस राजकुमार का नाम था प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। ठीक है, इन्होंने, हाँ, दिशा सूचक कंपास का आविष्कार किया था इन्होंने, प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। भाई जब वास्को डी गामा भारत में आया, ध्यान सुनते रहो, देखो कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं यहां से, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब वास्को डी गामा भारत में आया तो उस समय भारत में किसका राज था। देखो इसमें क्या ही क्वेश्चन हमें पूछता है। तो पहले तो पूछता है कि बताइए दिल्ली सल्तनत में उस समय कौन था जब वास्को डी गामा भारत में आया, दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, 1498 दिल्ली सल्तनत थी। दूसरा पूछता है कि विजयनगर साम्राज्य में उस समय कौन था। फिर पूछता है बहमनी साम्राज्य में उस समय कौन था। देखो जब बहमनी साम्राज्य हमारे देश में था, दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य था, उसी समय यह पहाड़ आए थे। देखो तो कहते हैं कि दिल्ली सल्तनत में, जो ये बहमनी साम्राज्य में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दिल्ली सल्तनत याद रखना, जिस समय हमारे वास्को डी गामा आए थे उस समय राज थे सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी जब आगरा बसा रहे थे उस समय, उससे पहले कहते हैं कि वास्को डी गामा भारत में आ चुका था। विजयनगर साम्राज्य में देखा जाए तो कहते हैं कि नरसिंह राव सालू विजयनगर राज्य में उस समय राजा थे। और गुजरात के जो राजा थे उस समय, तो कहते हैं कि महमूद बेगड़ा, बेवड़ा नहीं बेगड़ा, महमूद बेगड़ा उस समय राजा थे। तो ध्यान रखना तीनों राजाओं का नाम, दिल्ली सल्तनत के राजा, विजयनगर साम्राज्य के राजा, गुजरात के राजा, ये तीनों ही राजा थे जिस समय वास्को डी गामा भारत में आया था। तो वास्को डी गामा किसने भारत में भेजा, द प्रिंस हैंडी ऑफ द नेविगेटर, पुर्तगाल राजा मैनुअल प्रथम की सहायता से, अब्दुल मजीद की सहायता से वास्को डी गामा भारत में आए थे। हाँ जी, क्या पूछ रहे हो आप, वेरी गुड। आपने पूछा कि वास्को डी गामा जिस जहाज से आए थे उस जहाज का क्या नाम है, क्या क्वेश्चन पूछा है। देखो जिस जहाज से वास्को डी गामा आए थे उस जहाज का नाम था साउ गेबियल, ग्रेबियल। तो जिस जहाज से वास्को डी गामा भारत में आए थे जहाज का नाम क्या है, सेंट ग्रोवल। ठीक है, हाँ जी, कालीकट जमोरी ने स्वागत किया था, मसाले के लिए आए थे, 60 गुना इन्हें लाभ की प्राप्ति हुई थी जब इन्होंने मसाला हमारे देश में जाकर बेचा था। तो उससे ये फेमस हुए थे कि भारत में चलना चाहिए, बहुत अच्छी बात। तो डाउट, आगे चलते हैं। समझ में आया वास्को डी गामा, इससे ज्यादा वास्को डी गामा से क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना ही मैक्सिमम आ सकता है। देखो अब बात कहते हैं कि वास्को डी गामा के बाद यूरोप भारत आने वाले दूसरे यूरोप व्यक्ति, दूसरे पुर्तगाली जो भारत में आए हैं, देखो इनका नाम बड़ा ही फेमस है और बहुत ज्यादा इनका नाम पूछता है कि भारत आने वाले जो दूसरे पुर्तगाली व्यक्ति थे उनका नाम क्या था। क्या नाम था, वेरी गुड, पेट्रो अल्बारेज केवराल। तो पेट्रो अल्बारेज केवराल जो है ये दूसरे पुर्तगाली व्यक्ति हुए हैं जो भारत में आए थे 13 जहाजी बेड़ों के साथ में। और जब ये वास्को डी गामा जब जहाजी बेड़ों के साथ में आए थे तो इनका आने का जन्म सन था वो कौन सा था, हाँ वेरी गुड, 1502 ईस्वी में ये भारत में आए थे। ठीक है, इन्होंने भारत में कुछ लड़ाई लड़ी, ये भी मसाले लेके गए, और जब ये मसाले लेके चले गए तो अब उन्हें लगा कि क्यों ना हमें भारत में चल के एक स्थायी रूप से परमानेंट अपनी कंपनी बनानी पड़े। तो उस कंपनी को बनाने के उद्देश्य से कहते कि इन्होंने एक नई व्यवस्था शुरू करी। नई व्यवस्था इन्होंने ये बनाई कि भारत के अंदर चलेंगे और एक व्यक्ति को भारत का गवर्नर बना देंगे, पुर्तगाली गवर्नर होगा और जो धीरे धीरे हमारा शासन करेगा। तो पेपर में आता है कि बताइए पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था, कौन सा भाई, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में मिलने वाला क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना। उसका नाम बड़ा आसान है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा उसका नाम है। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो पहला पुर्तगाली गवर्नर रहा है, भारत में राज करने की कोशिश की है, 1905 में आया था। देखो इसने क्या किया है, ध्यान सुनना बहुत ध्यान से। कब आया था ये, 1905 में। अरे 1900 कैसा जाएगा, 1505 में। ये 1900 वाला टारगेट चलता है,
1505 में आया था और 9 तक ये रहा था। देखो करा क्या आश्चर्य महत्वपूर्ण, देखो जो गवर्नर है इसके लिए जो सबसे बड़ा दिक्कत थी ना वो क्या थे, देखो बड़े समझना, पहले समझना अच्छे से, फिर हम एक लाइन लिखेंगे लेकिन समझना जाता है। देखो जो हमारा भारत है ना और इधर पड़ता है पाकिस्तान, इराक, ईरान, अरब, ठीक है, और ये लगा हुआ देश है एक मिस्र, से इजिप्ट बोलते हैं, ठीक है। और जब ये क्षेत्र पर कब्जा किया तो मिस्र के राजा, अरब के व्यापारी, मिस्र के व्यापारी और गुजरात के व्यापारी की मौज थी, क्योंकि ये यहां से कच्चा माल लेकर, मंदा माल लेकर इधर जाकर यूरोप में उसे महंगा बेचते थे। और जब ये गवर्नर इधर आया तो इसे आने में अड़चन पैदा करी गुजरात वालों ने, अरब वालों ने और मिस्र वालों ने। कहा कि तू इधर से कैसे आ गया नीचे से, तेरी गलत बात है। तो कहते हैं कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने, ऐसे लिख सकते हैं कि अल्मीडा ने गुजरात, अरब व मिस्र की संयुक्त सेना को, की संयुक्त सेना को पराजित किया। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पराजित किया मतलब हरा दिया। और हराने के बाद फिर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि क्षेत्र में, हिंद महासागर में कोई पुर्तगाली कुछ बोल सके। तो कहते हैं कि इसने एक नीति चलाई जिसे बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। कौन सी? ब्लू वाटर पॉलिसी। कहते हैं कि भारत में, हिंद महासागर में, हिंद महासागर में इसने भाई, अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी बोलते हैं शांत जल की नीति चलाई, शांत जल की नीति चलाई। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि भारत में जो शांत जल की नीति है, जो ब्लू वाटर पॉलिसी है, वो किसने चलाई है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। और कहते हैं कि इसने 1503 में, इसके आने से पहले, फ्रांसिस्को की प्रथम, यदि कहे कि प्रथम कंपनी इनकी लगी कब थी, तो इनकी कंपनी पहले लग चुकी थी। 1503 में इनकी पहली कंपनी कोचीन में लगी थी। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि पुर्तगालियों की पहली कंपनी कहां लगी थी? कोचीन में लगी थी। हाँ जी, पहली फैक्ट्री। पढ़ ध्यान से, याद रहेगा आपको बहुत अच्छे से, नोट डाउन कर रहे होगे मुझे उम्मीद है, पढ़ तो रहे होगे। आगे चलते हैं। तो पहले पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डे अल्मीडा गुजरात, अरब और मिस्र संयुक्त सेना को पराजित किया। भारत में हिंद महासागर में ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई। और उसके बाद कहते हैं कि कुछ समय तक जो जो हिंद महासागर था वो पुर्तगाली सागर बन गया। कहते हैं कि दूसरे गवर्नर जो आए हैं, दूसरे गवर्नर, कई बार क्वेश्चन आता है कि दूसरे गवर्नर कौन रहे हैं, तो उनका नाम है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। बहुत ही फेमस अच्छे व्यक्ति है। क्या कहा इन्होंने? अच्छा काम किया है, वो समझते हैं। देखो ध्यान से, कहते हैं कि जब ये भारत में आए तो भारत में आने के बाद ये दूसरे गवर्नर थे। कहते हैं कि इन्होंने भारत में कहा कि हम परमानेंट कमेटी बसाएंगे, परमानेंट कमेटी बनाएंगे, हम टेम्पोररी कमेटी नहीं बनाएंगे, टेम्पोररी कमेटी नहीं बनाएंगे। इसी को ध्यान रखते हुए सबसे पहली बात, इन्होंने कोचीन को केंद्र बनाया, केंद्र बनाया। इन्होंने कि कोचीन ही भैया हमारे सब कुछ है, इन्होंने कोचीन को केंद्र बनाया। पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये आती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो गवर्नर से आते हैं कि इन्होंने कहते हैं कि भारत में जो गुजरात राज्य के राजा थे यूसुफ आदिल शाह, बीजापुर राज्य के भी थे भाई, यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया। भारत में कोई पुर्तगाली व्यक्ति, यूरोप का व्यक्ति आके कि क्षेत्र को जीत ले तो ये कम बात होती है। तो बड़ी बात है कि इन्होंने बीजापुर के, कहां के भाई? बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से 1510 में गोवा जीता।
मतलब गोवा जीता मतलब कि गोवा अब जो है पुर्तगालियों को हो चुका है, हमारे लिए इससे बड़ी बात नहीं है। और जब इसने गोवा को जीता तो इसने कुछ और काम किया जो महत्वपूर्ण है। इसने दिखा दिया पुर्तगालियों को कि हम भी तुम्हारे क्षेत्र में कुछ क्षेत्र को जीत सकते हैं। तो इसे बोलते हैं कि पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक। ऐसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन आता है ये कि अल्बुकर्क को पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन थे? अल्बुकर्क थे। देखो इस व्यक्ति ने कुछ और काम किया महत्वपूर्ण। देखो इस व्यक्ति ने यह और बोला था कि देखो पुर्तगालियों, मैंने सुना है कि भारत वाले अपने दामादों की बहुत सेवा करते हैं, तो क्यों ना पुर्तगाली लोग यदि भारतीय स्त्री से शादी करेंगे तो ये इनके दामाद बन जाएंगे, और जब दामाद बन जाएंगे तो उम्मीद है तुम्हारी सहायता कर सके। कई बार क्वेश्चन आता है कि पुर्तगाली लोगों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने की नीति अपनाने की छूट दी गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना बेटा क्या कि भारतीय महिलाओं के साथ विवाह नीति अपनाने की इन्होंने कोशिश करवाई कि विवाह नीति अपनाइए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इन्होंने गोवा में सती प्रथा जानते हो ना, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगवा दिया। प्रतिबंध लगवाया नहीं दिया, लगवाएंगे नहीं, इन्हें लगा दिया, प्रतिबंध इन्होंने लगा दिया। इंपॉर्टेंट बात है कि भारत में सबसे पहले सती प्रथा पर किस यूरोपीय शक्ति ने प्रतिबंध लगाने की कोशिश की थी? तो पुर्तगालियों ने की थी, अल्बुकर्क ने की थी, और लगा भी दिया था। तो इसलिए इन्हें बोलते हैं, इसलिए इन्हें राजा राम मोहन राय का राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी बोलते हैं भाई, पूर्वगामी कहा जाता है। क्योंकि जो राजा राम मोहन राय ने बाद में करा था ना, इन्होंने वो काम पहले कर दिया था। किसने? अल्बुकर्क ने। बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नर है। इंपॉर्टेंट देखो दो तीन बात और है। कहते हैं कि इन्होंने मलक्का बंदरगाह, हारमुज बंदरगाह, ईरान में पड़ता है हारमुज, मलक्का पड़ता है इधर से बोलते हैं अंडमान निकोबार के दक्षिण हिस्से में। तो कहते हैं इन्होंने मलक्का बंदरगाह, असली मलक्का और हारमुज दोनों ही बंदरगाह है, मलक्का और हारमुज। देखो सफाई से लिखते हैं बहुत ज्यादा कि बच्चों को ध्यान रखना चाहिए। मलक्का और हारमुज बंदरगाह को जीता। बंदरगाह मतलब पोर्ट को जीता। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हारमुज और मलक्का बंदरगाह, मलक्का 1511 में, हारमुज 1515 में पुर्तगाली लोगों ने अपने कब्जे में कर लिया था, जिसका नाम था अल्बुकर्क। बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है। कहते हैं कि दूसरे गवर्नर रहे हैं, उसके बाद इनके गवर्नर बनने शुरू हुए हैं। लेकिन जो अन्य महत्वपूर्ण गवर्नर है जो गोवा को जीता था, और गोवा को जीतने के बाद इन्होंने जो राजधानी बनाई थी, इन्होंने अपनी राजधानी गोवा को बनाई थी। किसने बनाई थी? गोवा को। आप सभी को पता होना चाहिए कि अल्फांसो ने गोवा को जीता था, तो इन्होंने गोवा को राजधानी बनाई थी। कहते हैं कि नीनो दा कुना ने हुगली और सेंट थामो बस्ती पर भी अपनी बस्ती को बसाया, और बसाने के बाद कहते हैं कि इनके बाद कोई भी पुर्तगाली गवर्नर इतना ताकतवर नहीं हो पाया कि भारत में कोई विशेष कार्य कर पाता। देखो जब कोई व्यक्ति विशेष कार्य नहीं कर पाता, हम उसके बारे में ज्यादा स्टडी नहीं करते। तो जो महत्वपूर्ण विशेष कार्य किया है वो 3 गवर्नर ने किया है। हमको दिख रहा है साफ साफ कि पहले गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने किया है, दूसरे हमारे यहाँ पर अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने किया है, और तीसरे नीनो दा कुना ने किया है। उसके बाद धीरे धीरे कहते हैं कि पुर्तगाली शक्ति भारत में आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन फिर भी बोलते हैं कि पुर्तगालियों ने भारत को कुछ कुछ दिया है, जिसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए।
देखो प्रिंटिंग प्रेस जो 1556 में गोवा में लगाई गई है, ये पुर्तगालियों की एक महत्वपूर्ण देन है। दूसरा बोलता है कि हमारे भारत में कुछ फसलें, जैसे फसलें आपको दिख रहा होगा बहुत अच्छे से, आलू की फसल हो गई, तंबाकू की हो गई, लाल मिर्च है, पपीता है, अमरूद है, अनानास है, अल्फांसो आम है और कहवा है। ये सभी फसलें हमारे यहाँ पर जो इंडिया के अंदर पुर्तगाली लेकर आए हैं, कुछ अन्य देशों से लेकर आए हैं। जैसे मक्का जैसी फसल भी कहते हैं कि पुर्तगालियों की भारत को प्रमुख देन है और भारत ने इन्हें लेकर आया है। जैसे आलू की बात करें तो जो पुर्तगालियों के आने से पहले राजा रहे हैं भारत में, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने जिंदगी में कभी आलू के पराठे नहीं खाए होंगे, क्योंकि आलू इंडिया में होते ही नहीं थे, पुर्तगाली लेकर आए हैं। और कहते हैं कि पुर्तगालियों ने पहला चर्च भी इंडिया में बनवाया है, जो कि उसके पादरी फ्रांसिस्को जेवियर थे, और वो सेंट थोमे के नाम से केरल में बनाया गया था। कौन सा चर्च? सेंट थोमे। तो पुर्तगालियों की भारत को देन है। देखिए आप कहोगे कि जब पुर्तगाली भारत में आए थे, तीन तीन अच्छे इनके गवर्नर रहे हैं, इन्होंने इतनी सारी चीज दी है, तो ये भारत से चले कैसे गए? देखो जाने के पीछे भी एक रोचक कहानी है। कहते हैं कि इन्होंने धार्मिक अनुसंधा की नीति अपनाई। ये अपने धर्म के लिए इतने आगे चले कि एक पुर्तगाली गवर्नर ने सारे गोवा के मंदिर तोड़वा दिए थे हिंदू, तो इसलिए हिंदू इनके विरोध में आ गए थे और हिंदू राजाओं ने, हिंदू जनता ने इनका कभी साथ नहीं दिया। आप कहते हैं कि इनकी जो नीति है, जो इनकी नीति है वो कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था थी बेटा, और ये लूट की व्यवस्था थी। इन्होंने क्या किया था कि भारत में जो हिंद महासागर था, हिंद महासागर में एक कार्टेज नाम का टैक्स लगाया, एक कार्टेज नाम का टैक्स लगाया और कहा कि कोई भी व्यक्ति यदि इस क्षेत्र से निकल के जाएगा तो उसे कार्टेज देना होगा। और कार्टेज लेने के लिए कहते कि समुद्र के अंदर एक आर्मेडा नामक कर्मचारी नियुक्त किया, और उसकी आर्मेडा की पूरी एक काफिला होती थी। तो होता क्या था कि कोई भी राजा यदि भारत में व्यापार कर रहा है, चाहता कि अकबर भी यदि अपना कोई जहाज लेकर जा रहा है, तो उसके पीछे समुद्री डाकों से रक्षा के लिए एक काफिला चलता था, और वो काफिला पुर्तगाली का होता था, उसके बदले में टैक्स लेते थे और टैक्स में भारी भरकम छूट लेते थे, बहुत बड़े स्तर पर टैक्स लेते थे। तो कहते हैं कि इस लूट की वजह से भी बाहर के लोग जो है इनसे बड़े दुखी थे, राजा बड़े दुखी थे। आप देखो दो तथ्य इनके लिए इंपॉर्टेंट है, एक दो पॉइंट, कि स्वतंत्रता के समय गोवा इनके ही कब्जे में था। अंतिम जो गवर्नर जनरल रहे हैं भारत के, वो मैनुअल एंटोनियो रहे हैं 1961 तक, और 1961 में भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय चलाया। कौन सा? ऑपरेशन विजय। और ऑपरेशन विजय के बाद कहते हैं कि 19 दिसंबर 1961 को गोवा को भारत ने जीत लिया। गोवा को मुक्ति दिवस मनाया गया इस तारीख को, और इनसे हमने कहते हैं कि दमन द्वीप भी हमने इनसे ही जीता था। दमन द्वीप व दादर नगर हवेली जीती थी। दादर नगर हवेली को भी हमने इनसे ही प्राप्त करा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हमने इनसे बहुत सारी चीज लगी, लेकिन कहते हैं कि भारत में सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली व्यक्ति सबसे लास्ट में जाने वाले पुर्तगाली व्यक्ति थे। तो आपको कैसी लगी हमारी क्लास? अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत। आप इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए।